है डाइकिन VRV X20 HP का ये आउटडोर यूनिट है और ये है इन्वर्टर मॉडल में ये आउटडोर यूनिट आता है। और इसके में जो है ये 20 HP में जो है टोटल 8 PCB आता है। ये हो गया मेन PCB जिसमें डिस्प्ले लगे हुए हैं। इसके में जो है BS1 BS2 BS3 है। यहाँ पर जो है ये इसका डिस्प्ले है। और ये जो है ओवर वोल्टेज PCB और दो इसके में जो है नॉइस फिल्टर PCB है। एक ये है, एक ये है और दो इसके में इन्वर्टर PCB है। एक यहाँ पर इन्वर्टर PCB उस पार में लगे हुए हैं, इन्वर्टर PCB एक उस पार में लगे हुए हैं और दो जो है यहाँ पर फैन PCB लगे हुए हैं। टोटल इसके में 8 PCB है। और इसका पावर सप्लाई का बात कर लें तो यहाँ पर RYB एंड न्यूट्रल जो है यहाँ पर आ करके कनेक्ट है। और RYB 3 फेज़ जो है ये ओवर वोल्टेज PCB में जाता है और RYB 3 फेज़ जो है ये नॉइस फिल्टर PCB में जाता है। इसी तरह इसके उस पार में जो है वो कनेक्ट किया गया है, तीनों जगह का कनेक्शन RYB एंड न्यूट्रल। वहीं से भी RYB एंड न्यूट्रल जो है इस नॉइस फिल्टर PCB में भी आता है। और इसके में जो है ये ओवर वोल्टेज PCB जो है आउटपुट जो जाता है ये मेन PCB में जाता है। यहाँ से 2 फेज़ चला गया और एक न्यूट्रल जो है ये मेन PCB में मेरा आ जाता है। और ये रहा Q1 Q2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये Q1 Q2 से क्या है कि एक आउटडोर मल्टी आउटडोर यूनिट इसके में जोड़ा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टी मतलब एक आउटडोर यूनिट से 2 आउटडोर यूनिट, 3 आउटडोर, एक स्लैब, एक मास्टर रहेगा, एक स्लैब 1 रहेगा, एक स्लैब 2 आउटडोर यूनिट यहाँ से जुड़ा जाएगा। इस यहाँ से Q1 Q2 से ये मेरा मास्टर आउटडोर यूनिट है। और ये वाला जो है यहाँ से ये फैन PCB से यहाँ से इसके नीचे जो है ये फैन PCB है। फैन PCB जो है ये पावर सप्लाई किया है फ़ैन के लिए। ये 2 फैन इसके में लगे हुए रहते हैं, ये DC दोनों फ़ैन है। ये कंप्रेसर भी है। इसका पूरा वायरिंग डायग्राम जो है इसका यहाँ पर है। ये इसका वायरिंग डायग्राम है। यहाँ पर L1 L2 L3 जो है यानी कि RYB, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रल। ये तीनों पावर सप्लाई आ गया। पावर सप्लाई आने के बाद फिर यहाँ से जो है इन होता है, इन होने के बाद यहाँ से पावर सप्लाई RYB न्यूट्रल। फिर यहाँ से जो है पावर सप्लाई RYB एंड न्यूट्रल जो है ये नॉइस फिल्टर PCB में जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी लूपिंग हो करके इस नॉइस फिल्टर PCB में RYB एंड न्यूट्रल इससे पावर सप्लाई आता है। उसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पर भी जो है लूपिंग हो करके इस ओवर वोल्टेज PCB में पावर सप्लाई आता है, RYB एंड न्यूट्रल आता है। और जो है यहाँ से नॉइस फिल्टर PCB जो है पावर सप्लाई इस इन्वर्टर PCB में आता है। तो इन्वर्टर PCB में जो है वो RYB ही पावर सप्लाई जाता है, इससे न्यूट्रल पावर सप्लाई नहीं जाता है। इसी तरह इस नॉइस फिल्टर PCB से इन्वर्टर PCB में RYB एंड न्यूट्रल इसके में नहीं जाता है, इसके केवल 3 फेज़ ही जाता है, RYB पावर सप्लाई इसके में जाता है। फिर इसके इन दोनों इन्वर्टर PCB से जो है ये फैन PCB में पावर सप्लाई जाता है। और फैन PCB जो है फैन PCB से पावर सप्लाई फिर फैन मोटर में चला जाता है। और यहाँ जो है ये है कंप्रेसर को जो है पावर सप्लाई ये इन्वर्टर PCB ही पावर सप्लाई देता है, UBW। इसके जो है वो न्यूट्रल पावर सप्लाई नहीं आता है इन्वर्टर PCB में। और ये जो है यहाँ पर ये मेन PCB है। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटडोर से इंडोर जो जुड़ेगा, आउटडोर का भी F1 F2, इंडोर का भी F1 F2, 2 in by D यानी कि इसके में लिखा हुआ है आउटडोर से इंडोर ये वायर जुड़ेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है F1 F2 आउट बाय D लिखा हुआ है यूनिट। इसका मतलब ये है ये भी आउटडोर से आउटडोर ये मेरा कम्युनिकेशन जुड़ेगा। इन तीनों में जो है वो DC करंट आते हैं, 10 11 12 13 वोल्ट जो भी हो जाए वो इसमें DC ही वोल्टेज इसके में दिखाई देगा इसमें। और ये जो है इसके में 5-6 आउटडोर रहेगा तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर कनेक्शन F1 F2 जोड़ा जा सकता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टी यूनिट यानी कि एक मास्टर आउटडोर रहेगा, एक स्लैब 1 एक स्लैब 2 यूनिट को जोड़ने के लिए यहाँ से कनेक्शन मेरा जाएगा आउटडोर से आउटडोर जोड़ने के लिए। और इसका जो है पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा PCB का नाम क्या है। ये है A1P तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मेन, ये मेन PCB हो गया। A2P A3P जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड नॉइस फिल्टर। तो ये दोनों जो है मेरा ये दोनों नॉइस फिल्टर PCB था। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है A3P A6P प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन्वर्टर
ये जो यहाँ पे A3P A6P जो है, ये दोनों जो है मेरा इन्वर्टर PCB है। और फैन PCB भी जो है सारा चीज़ का यहाँ पर दिया गया है। ये है ओवर वोल्टेज PCB का भी इसके में दिया गया है। सारा यहाँ पर जो है इसके में लिखा हुआ है कौन सा क्या है नहीं है, तो सारा चीज़ के में यहाँ पर दिया गया है। कौन सा थर्मिस्टर का नाम क्या है, ये यहाँ पर सारा चीज़ इसका यहाँ पर दिया गया है डिटेल्स में। और इसका ये वायरिंग डायग्राम भी बता दिए हैं। और वही उसी तरह वायरिंग डायग्राम यहाँ पर भी मेन PCB में भी जो है सेम टू सेम पावर सप्लाई का वायरिंग उसी तरह यहाँ पर भी किया गया है। और ये है, अब इसका बात कर लें रेफ्रिजरेशन साइकिल का, तो ये है डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला होता है, सक्शन लाइन हमेशा मोटा होता है VRB में। अभी जो है ये गैस आउटडोर इंडोर दोनों का खुला हुआ है, यानी कि ये सर्कुलेशन मोड पे ये गैस इधर से भी इधर पास हो सकता है, इधर से इधर पास हो सकता है। जब ये फुल ये अंदर में रहेगा, ये क्लोज गैस रहेगा, यानी कि आउटडोर का गैस इंडोर में नहीं जा सकता है। इसका भी फुल क्लोज रहेगा, ये अंदर में रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये गैस अंदर का बाहर नहीं आ सकता, बाहर का अंदर नहीं आ सकता। अभी ये जो है खुला हुआ है एलएनकी से, इसीलिए ये गैस जो है आउटडोर से इंडोर जा सकता है। और यहाँ पर जो है ये है मेरा सक्शन लाइन जो है इधर से ये मोटा लाइन आया है। मोटा लाइन के द्वारा इस तरह सेम टू सेम इस तरह यहाँ से यहाँ आ करके ये मेरा चला गया है सक्शन लाइन में। ये है थर्मिस्टर जो है, ये सक्शन लाइन का थर्मिस्टर है। ये मेन PCB जो है ये कम्युनिकेट करता है। और यहाँ जो है उसके आगे में जो है ये फ़िल्टर लगा हुआ है बड़ा सा, ये मोटा वाला जो है ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये है फ़िल्टर। और फ़िल्टर के बाद जो है ये है लो प्रेशर सेंसर है। लो प्रेशर सेंसर के बाद जो है यहाँ पर ये दोनों कंप्रेसर है, एक ये कंप्रेसर है, एक ये कंप्रेसर है। तो दोनों का जो है सक्शन लाइन यहाँ पर ये ज्वाइंट कर दिया गया है। ज्वाइंट करके जो है यहाँ पर ये दोनों सक्शन लाइन के द्वारा ये बड़ा कंप्रेसर है, और ये इस सक्शन लाइन के द्वारा ये छोटा कंप्रेसर में आकर के ये सक्शन लाइन के द्वारा सक होता है रेफ्रिजरेंट। और फिर यहाँ से ये है डिस्चार्ज लाइन, ये यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है। तो डिस्चार्ज लाइन जो है यहाँ से डिस्चार्ज होता है गैस। ये है मेरा डिस्चार्ज थर्मिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है कि डिस्चार्ज लाइन में ये टेम्परेचर को सेंस करता है कि कितना अभी इसका टेम्परेचर है, वो मेन PCB को जो है ये कम्युनिकेट करता है ये डिस्चार्ज लाइन के द्वारा। इसके जो है यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। और उसके बाद जो है ये है HP स्विच, इसके में जो है फेस पावर सप्लाई आता है और फेस ही जो है इसके में आउट करता है, यानी कि ये भी AC सप्लाई भी एक काम करता है। जैसे इसका जो है अगर कंप्रेसर का प्रेशर अगर बढ़ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो स्विच है वो ओपन हो जाएगा। तो ये पावर इधर से मान ले कि इधर से पावर सप्लाई आ रहा है, तो ये पावर सप्लाई इसके में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसकी ये जो है इसका जो है वो स्विच अंदर में खुल जाएगा, खुला हुआ रह जाएगा, तो ये पावर सप्लाई इधर नहीं आएगा। तो ये आउटडोर को मेन PCB जो है ये पूरा जो है यहाँ पर ये मेन PCB में ही पावर सप्लाई यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इसका नहीं आएगा, तो आउटडोर का PCB जो है वो एरर दे देगा। इसीलिए जो है यहाँ पर जोन गैस का जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर आने पर डिस्चार्ज प्रेशर, जिस गैस का जितना प्रेशर डिस्चार्ज होता है उतना प्रेशर अगर आ जाने पर तो ये जो है क्लोज रहता है। तो वही पावर सप्लाई जो है यही पावर सप्लाई इधर पास हो करके वो आउटडोर PCB को मेन PCB को जुड़ा रहता है। तो वो पावर सप्लाई जो है ये मेन PCB से चलता रहता है। और ये जो है हाई प्रेशर स्विच इसके नाम से जाना जाता है। और यहाँ से इसके बाद जो है ये रेफ्रिजरेशन साइकिल आया, ये यहाँ से गैस, ये है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर क्या है, इधर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो वेपर रेफ्रिजरेंट के साथ कंप्रेसर जब चलता है तो ऑयल भी इसके साथ साथ चलता है। ये ऑयल भी डिस्चार्ज लाइन के द्वारा आता है। तो ऑयल क्या होता है, वो नीचे चला जाता है। अब वेपर रेफ्रिजरेंट गैस जो है वो गैस क्या करता है, इस तरह से ऊपर चला आता है। ये गैस जो है ऊपर चला आता है, जबकि ऑयल जो है वो ऊपर नहीं जाता है। ऑयल क्या होता है, वजन होता है। ऑयल जो है वो नीचे होकर के वो नीचे चला आता है। नीचे आने के बाद जो है ये ऑयल जो है यहाँ से एकदम नीचे से फिर ऑयल जो है वो ऊपर चढ़ता है। यहाँ से आने के बाद ये फ़िल्टर, और फिल्टर के बाद आने के बाद ये यहाँ से
फिर यहाँ से सोलेनॉइड वाल्व में आता है, और सोलेनॉइड वाल्व में वो तीर का निशान दिया हुआ है। ये सोलेनॉइड वाल्व जो है 220 वोल्ट AC पे काम करता है। और यहाँ से जो है फिर यहाँ से ये ऑयल जो है यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जितना परसेंट खोलता है मेन PCB उतना परसेंट ये मेरा ऑयल यहाँ से चढ़ता है। और चढ़ने के बाद जो है फिर यहाँ से आ गया ऑयल। फिर यहाँ से आने के बाद इस ऑयल जो है ये इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में मेरा ये ऑयल आ जाता है। यानी कि ये इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज ऑयल जो है इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आता है। फिर आ गया, फिर इस कंप्रेसर का भी जो डिस्चार्ज लाइन ये रहा, ये बड़ा कंप्रेसर है तो बड़ा कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन ये रहा। इसका जो है डिस्चार्ज लाइन यहाँ से गया, इस कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन जो है ये इस कंप्रेसर में आ गया है। इधर से आने के बाद क्या है कि इधर से यहाँ से इसका जो है ऑयल जो है वो नीचे चला गया और वेपर रेफ्रिजरेंट जो है वो ऊपर चला आया। ऊपर आने के बाद सेम टू सेम जिस तरह इसका है नीचे से कॉपर ट्यूब के द्वारा ये ऑयल चढ़ता है, उसी तरह इसका भी है सेम टू सेम। नीचे से ऑयल जो है नीचे से ऑयल जो है सेम टू सेम जो है उसका चढ़ता है। नीचे में भी लगा हुआ फिल्टर इसका, और फिल्टर के बाद जो है ये कैपिलरी ट्यूब लगा, कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है। कैपिलरी ट्यूब के बाद जो है ये सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है। सोलेनॉइड वाल्व के बाद जो है सोलेनॉइड वाल्व ये लगा हुआ है। ये भी जो है 220 वोल्ट AC पे सोलेनॉइड वाल्व मेरा ओपन होता है। जैसे ये सोलेनॉइड वाल्व है ना, उसी तरह ये भी सोलेनॉइड वाल्व है। ये भी जो है 220 वोल्ट AC पे काम करता है। और इसके में जो है लिखा हुआ है 220 वोल्ट AC। और यहाँ से जो है फिर ये ऑयल जो है यहाँ से ऊपर चढ़ता है। ये ऊपर चढ़ गया ऑयल, ये चढ़ गया ऊपर चढ़ने के बाद फिर इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आ जाता है। यानी कि इस कंप्रेसर का ऑयल गया था इस ऑयल सेपरेटर में, तो इसका ऑयल जो है इस कंप्रेसर के सक्शन लाइन में आ करके आता है, ऑयल गिरता है इस कंप्रेसर में। उधर से क्या है इंडोर यूनिट से मेरा वेपर रेफ्रिजरेंट इसके में आएगा, और ऑयल भी इधर से जो है वो इस कंप्रेसर में आ जाएगा। इस कंप्रेसर का ऑयल जो है इस कंप्रेसर में आएगा, इस कंप्रेसर का ऑयल जो है इस कंप्रेसर में आ जाएगा। और दोनों का जो है HP स्विच जो है वो सेम रहेगा। HP स्विच इसके में भी जो है वो ओपन कंडीशन में अगर मेरा जितना प्रेशर जिस गैस का है उससे ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाता है तो ये ओपन हो जाएगा। जो पावर सप्लाई इधर से जा रहा था वो पावर सप्लाई इधर से पास ही नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आउटडोर का PCB मेन PCB जो एरर दे देगा। तो ये सब जो है HP स्विच जो है सारे सेफ्टी डिवाइस की तरह ये काम करता है, कंप्रेसर को ख़राब होने से बचाता है। और वही पावर सप्लाई जो है इधर से जब सही कंडीशन में प्रेशर रहेगा तो वही प्रेशर जो है पास करेगा, फिर वो HP स्विच के अंदर जो है वो आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जो है वही पावर सप्लाई जो है इधर से पास करके ये मेन PCB में यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा फेस, तो वो काम करता रहेगा। और सेम टू सेम इसका भी सर्कल, दोनों का सर्कल सेम होता है। फिर यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से दोनों का गैस जो है यहाँ से डिस्चार्ज हो गया, और डिस्चार्ज होने के बाद जो है यहाँ से ये देखो इसका भी यहाँ से गैस डिस्चार्ज हुआ था। डिस्चार्ज होने के बाद जो है यहाँ पर एक फ़िल्टर है, यहाँ पर जो है एक फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी इसका जो है फ़िल्टर लगा हुआ है। और फिल्टर के बाद जो है यहाँ पर ये है फ़िल्टर। अब फिल्टर के बाद फिर इस तरह ऑयल चढ़ता है। ये है चेक वाल्व। चेक वाल्व यहाँ पर ऑयल नहीं आता है, सॉरी, यहाँ पर गैस ही आता है। यहाँ से आता है फ़िल्टर। अब फिल्टर के बाद जो है रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ पर चढ़ता है। ये चेक वाल्व है। चेक वाल्व के बाद जो है इधर से ये मेरा रेफ्रिजरेंट आता है। उसी तरह इस ऑयल सेपरेटर से भी जो रेफ्रिजरेंट मेरा चढ़ता है इस तरह करके ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद जो है वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ से उसके बाद भी यहाँ पर फ़िल्टर रहता है। फ़िल्टर के बाद इस तरह ऑयल आता है, ये ऑयल नहीं रेफ्रिजरेंट आता है। फिर यहाँ चेक वाल्व के द्वारा इस तरह मेरा ये आता है। यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये है हाई प्रेशर सेंसर। ये मेन PCB को भी कमांड देता है। अगर इसके अंदर का प्रेशर अगर हाई रहेगा तो भी मेरा जो है आउटडोर यूनिट काम नहीं करेगा। जितना प्रेशर जिस गैस का होता है उससे अगर ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाता है रेफ्रिजरेंट में तो वो क्या करेगा, ये
हाई प्रेशर सेंसर जो है मेन पीसीबी को कम्युनिकेशन के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। और फिर जो है ये मेरा और भी जो है कंप्रेसर मेरा रनिंग नहीं करेगा, वो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से फिर जो है ये भी मेरा ये सारा जो है सेफ्टी डिवाइस की तरह एक काम करता है। और ये है फिर यहाँ डिस्चार्ज लाइन के द्वारा इधर से आ गया। फिर यहाँ से आने के बाद जो है यहाँ से सारा डिस्चार्ज लाइन जो है ये यहाँ से डिस्चार्ज लाइन सभी में जो है ये कंडेंसर कॉइल में फिर जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये कंडेंसर कॉइल में सारा जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। और जुड़ने के बाद जो है सारा यहाँ से कंडेंसर में सारा यहाँ इसके में जुड़ के फिर रेफ्रिजरेंट जो है इस तरह सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन होकर सारा ये कंडेंसर है। और कंडेंसर कॉपर ट्यूब से अटैच जो है ये कॉपर ट्यूब, ये है कॉपर ट्यूब यहाँ से ज्वाइंट है। कॉपर ट्यूब से अटैच क्या है, ये है फिंस क्या है, एल्युमिनियम का फिंस है। जब ये कॉपर ट्यूब हीट रहेगा तो फिंस भी हीट हो जाएगा। इसके बाहर का एयर क्या होता है, टेम्परेचर वो कम रहता है। इससे जितना भी एयर गुजरेगा तो वो एयर भी गर्म होकर के ये फैन के द्वारा बाहर चला जाएगा। और जो मेरा वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में बनने का चालू हो जाएगा। इसी कंडेंसर कॉइल से होता है। हीट को ये एक्सचेंज कर देता है ये कंडेंसर कॉइल। और फिर जो है ये हो गया पतला वाला पाइप है। ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। और यहाँ से जो है डिस्चार्ज लाइन के द्वारा इस तरह करके ये मेरा रेफ्रिजरेंट आता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होने के बाद ये मेरा इधर से आने के बाद ये यहाँ से आएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और फिर इधर से आने के बाद यहाँ से ये रहा लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ गया। इसके में मेरा यहाँ से जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर यहाँ से ये रहा, यहाँ से आ गया। और ये जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट फिर जो है ये मेरा यहाँ पर आ गया। यहाँ जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जैसे मेरा इन्वर्टर पीसीबी जो क्या है चलता है तो वो हीट होता है। और सभी पीसीबी में चाहे स्प्लिट एसी रहे या कोई भी एसी रहे उसके सब में जो है वो हीट सिंक लगा हुआ रहता है इन्वर्टर पीसीबी में। उसी तरह जो है ये भी हीट सिंक है इन्वर्टर पीसीबी का VRV का। तो ये भी हीट सिंक जब गरम रहेगा तो ये इसके में जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन हो रहा है। जितना ये गर्म होगा तो उसके हीट को भी रिजेक्ट करेगा। ये मेरा कॉपर ट्यूब में लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है इसके हीट को ख़त्म करेगा। ये कॉपर ट्यूब के अंदर जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट चल रहा है। ये है हीट सिंक। इससे हीट कहाँ से आ रहा है, ये इन्वर्टर पीसीबी का हीट इसके में आ रहा है। और ये है हीट सिंक। ये इसके में जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट ये कॉपर ट्यूब में जा रहा है। इसीलिए इसके जो है ये दो पीसीबी है, एक पीसीबी ये है, एक पीसीबी ये है। दो कंप्रेसर है तो दो इन्वर्टर पीसीबी है। यहाँ पर दोनों में जो है ये कॉपर ट्यूब इधर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो इसके में सर्कुलेशन होता है फुल लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये है यहाँ से मेरा ये ऑन कंडीशन में ही ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन होता है। ऑन कंडीशन में ही जो मेरा ये है इन्वर्टर पीसीबी वो चलता है तो हीट होता है। तो उसके हीट सिंक जब गर्म होता है तो हीट सिंक को ठंडा करने के लिए ये काम करता है। ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है इसके हीट को भी लेके यहाँ से चलता है। यहाँ से जो है ये फिर यहाँ से ये पूरा आ जाता है। ये इसका जो है यहाँ से पाइपिंग कर दिया गया है। ये फिर पाइपिंग किया हुआ है यहाँ से ये रहा, यहाँ पर ज्वाइंट होकर के आ गया। ये है हीट एक्सचेंजर, इसको हीट एक्सचेंजर बोला जाता है। यहाँ पर जो इसको डबल ट्यूब या हीट एक्सचेंजर ये जो है डबल ट्यूब है या हीट एक्सचेंजर बोला जा सकता है। फिर यहाँ से जो है रेफ्रिजरेंट जो है फिर यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है वो ये रहा। यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है ये आउट होता है। आउट होने के बाद जो है ये रेफ्रिजरेंट फिर मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है मेरा ये आउटडोर में ये है सेंसर कितना % यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जा रहा है। तो वैसे ये सेंसर सेंस करके ये आउटडोर यूनिट में ये मेन पीसीबी को कम्युनिकेट करता है ये थर्मिस्टर के द्वारा। फिर यहाँ से जो है ये यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ से आने के बाद ये है मेरा डिस्चार्ज लाइन। और इस डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फिर यहाँ से ये इंडोर यूनिट में लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से चला जाता है। AHU हो ये जो है AHU जुड़ा हुआ है। और इसके में जो है 3 आउटडोर यूनिट जुड़ा हुआ है 20 HP का। और यहाँ जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेरा AHU में चला जाता है और उधर से फिर ये वापस आता है। और इसका पार्ट का बात कर लें यहाँ पर
ये है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व सबकूल हीट एक्सचेंजर। ये है सबकूल हीट एक्सचेंजर इसका नाम है। ये डबल ट्यूब जो देख रहे हैं आप, ये डबल ट्यूब का ये हीट एक्सचेंजर इसका नाम है। हीट एक्सचेंजर ये है। और हीट एक्सचेंजर के बाद ये लगा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर में। और ये है इसका यहाँ पर फिल्टर है, ये है फिल्टर है। ये है रेगुलेटिंग वाल्व इसको बोला जाता है। यहाँ से जो है ये गैस को रेगुलेटिंग करता है यहाँ से। ये है रेगुलेटिंग वाल्व का जो है फंक्शन जो है यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ है। और जुड़ने के बाद जो है यहाँ से ये चला गया फिल्टर से फिर यहाँ से आकर के इसके में जो है ये कनेक्शन किया गया है। बाईपास गैस भी इसके में सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पर जो है ये बाईपास लाइन गैस किया गया है। ये है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का जो है यहाँ पर भी गैस जो है ये बाईपास किया गया है रेफ्रिजरेंट को। ये बाईपास जो है ये रहा, यहाँ से बाईपास आया, ये रहा यहाँ से बाईपास, फिर मेरा ये रेफ्रिजरेंट जो है ये बाईपास हो गया। बाईपास होने के बाद यहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ। थर्मिस्टर के बाद जो है यहाँ से फिर ये हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। ये डबल ट्यूब का जो है ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर से ये बाईपास हमेशा इससे जुड़ा हुआ है। ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर जब ये बड़ा कंप्रेसर है, ये है छोटा कंप्रेसर। दोनों का एम्पियर ये कितना लेगा वो बता रहे। तो ये जो एम्पियर ये लेगा ये 21.6 एम्पियर लेगा ये लोड पर। जब ये लोड रहेगा तो इससे में अगर फुल लोड पे जो है 21.6 एम्पियर ले सकता है। उससे ज़्यादा एम्पियर लेगा तो वो हमारा ओवरलोड पे ये कंप्रेसर अगर चलेगा फुल लोड पे 21, 22, 23, 24 एम्पियर लेगा तो फुल लोड पे ये मेरा कंप्रेसर चलेगा। और इसके में जो है पावर सप्लाई आएगा, डीसी पावर सप्लाई आएगा। ये इन्वर्टर पीसीबी से इसके में पावर सप्लाई आता है। वो इसके में भी जो है UVW इसके में पावर सप्लाई आता है। और इसके में जो है इसके में गैस जो सर्कुलेशन होगा R410A गैस सर्कुलेशन होगा। कौन गैस किस कंप्रेसर में कौन सा गैस सर्कुलेशन होता है सभी कंप्रेसर के चीट में लिखा हुआ रहता है वो गैस का नाम। और यहाँ पर R410 गैस है। इसके में ऑयल जो है वो यही ऑयल इस कंप्रेसर में लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है इसका एम्पियर जो है वो हमेशा एम्पियर इसका फिक्स नहीं रहता है। कभी एम्पियर जो है 21 है, 21 से ज़्यादा ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा होगा तो ये ओवरलोड पे होगा, कम होगा तो समझ लीजिए ये नॉर्मल लोड पे चलेगा। और ये जो है ये छोटा कंप्रेसर है। छोटा कंप्रेसर का ये बड़ा कंप्रेसर का हमने बता दिया यहाँ पर। आइए हम छोटा कंप्रेसर का बता रहे हैं। तो छोटा कंप्रेसर का ये है। इसका भी जो है छोटा कंप्रेसर का एम्पियर जो लेगा वो 10.2 एम्पियर लेता है। और यहाँ पर जो है UVW कनेक्शन ये इन्वर्टर पीसीबी सिस्टम पावर सप्लाई आता है। ये रहा UVW, ये बड़ा कंप्रेसर का UVW यहाँ पर आएगा। ये जो पावर सप्लाई आया है ये मेरा ये आया है पावर सप्लाई। ये इन्वर्टर कंप्रेसर से ये पावर सप्लाई आया है। उसी तरह इसके में भी पावर सप्लाई जाएगा। ये इन्वर्टर पीसीबी से पावर सप्लाई आता है। और इसके में जो है ये 10.2 एम्पियर है। तो ये छोटा कंप्रेसर है। ये रहा छोटा कंप्रेसर। और इसके में जो है 10.11, 12, 13, 14 एम्पियर भी ये कंप्रेसर लेता है फुल लोड पर। उससे कम भी ये एम्पियर ले सकता है। 8, 10 एम्पियर भी, 6 एम्पियर भी ये इन्वर्टर कंप्रेसर ले सकता है। ये क्योंकि ये कंप्रेसर जो है वो RPM इसका स्लो अप डाउन ये होते रहता है इन्वर्टर कंप्रेसर का सभी का। और ये है इसका यहाँ पर जो एक है ये कंप्रेसर का थर्मिस्टर है। यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को ये सेंस करता है। और ये सेंस करके जो है ये मेन पीसीबी को ये कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर मेन पीसीबी है। इसको जो है सारा ये थर्मिस्टर का वायर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सारा ये थर्मिस्टर का वायर यहाँ से जो है सारा जुड़ा हुआ है। और ये थर्मिस्टर इसके में है। उसी तरह ये थर्मिस्टर भी इसके में है। ये भी कंप्रेसर के बॉडी को सेंस करता है। सेंस करके बताता है कि कितना डिग्री इसका अभी है। कंप्रेसर का टेम्परेचर वो सेंस करता है। जैसे ये कंप्रेसर है तो इस कंप्रेसर में क्या है कि यहाँ पर ग्रीन कलर का यहाँ पर टिक दिया हुआ है। तो कभी अगर मिक्स होता है तो यहाँ से ये पता चल जाए कि ये छोटा कंप्रेसर में ग्रीन कलर का ये चिन्ह चलता है। ये रहा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ग्रीन का चिन्ह दिया हुआ है ना। तो छोटा कंप्रेसर में जो है यहाँ पर इसका डिस्चार्ज लाइन भी जो है, डिस्चार्ज लाइन का थर्मिस्टर वो ग्रीन कलर से ही जुड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर इसका
छोटा कंप्रेसर के लिए ये ग्रीन कलर का ही UVW यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे बड़ा कंप्रेसर है तो ये वाइट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसके में चिन्ह जो है नहीं दिया हुआ, यहाँ पर ये वाइट इसके में रेड, इसके में जो है वो रेड का सिंबल दिया हुआ होगा। अभी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके में जो है रेड का सिंबल दिया हुआ है और इसके में ये ब्लू का सिंबल दिया था, इसके में रेड का सिंबल दिया हुआ है। इसीलिए इसके में जो है डिस्चार्ज लाइन का थर्मिस्टर जो है वो रेड का ही इसके में लगा हुआ है। उसी तरह इसके में जो है रेड का ही यहाँ पर ये UVW इसके में कनेक्शन, इसके में मतलब इसके में वायर में चिन्ह दिया गया है। इसके में भी जो है साथ में ये चिन्ह दिया हुआ रहता है। यहाँ पर ये है गैस। अब बात कर लें जो है सभी चिन्ह का जो है कंप्रेसर का जो है ये चिन्ह दिया गया है। छोटा कंप्रेसर में जो है ये ब्लू कलर का दिया गया है चिन्ह, और उसी तरह इसके डिस्चार्ज लाइन में यहाँ ब्लू कलर का पेंट थोड़ा सा लगाया गया है UVW के लिए। इसे छोटा कंप्रेसर है तो यहाँ पर, बड़ा कंप्रेसर में जो है वो स्क्रू टाइप का PCB से सप्लाई आता है। छोटा कंप्रेसर में जो UVW पावर सप्लाई आता है इन्वर्टर PCB से, वो पिन टाइप का ये रहता है। पिन टाइप के PCB से पावर सप्लाई आता है छोटा कंप्रेसर में। और ये है इसका, यहाँ से जो है अगर यहाँ से मान ले किसी कारण इससे गैस अगर मान ले कभी कंप्रेसर ख़राब हो जाता है, फॉल्ट अगर आ जाता है, तो यहाँ से जो है ये सक्शन डिस्चार्ज लाइन को गैस को क्लोज करने के बाद यहाँ से गैस को रिलीज़ भी किया जा सकता है। ये दोनों गैस जो है, ये है सक्शन लाइन और ये है डिस्चार्ज लाइन का यहाँ पर गैस यहाँ पर से जुड़ा हुआ है। इसको अगर कभी आउटडोर यूनिट में कुछ अगर फॉल्ट आता है, कंप्रेसर ख़राब है रिप्लेस करने का, तो यहाँ से जो है इस गैस को रिलीज़ करके कंप्रेसर चेंज करने के बाद यहाँ से जो है नाइट्रोजन गैस भी होल्ड करके वो लीक चेक किया जाता है इन दोनों से, सक्शन डिस्चार्ज से। और कभी भी अगर मान ले कि अगर मेरा आउटडोर यूनिट सही है, इंडोर यूनिट में कहीं गैस अगर लीक है, तो वो यहाँ से ये गैस को लॉक करने के बाद यहाँ से जो है इंडोर यूनिट में गैस, नाइट्रोजन गैस यहाँ से चार्ज करने के बाद वो इंडोर यूनिट का जो है प्रेशर यहाँ से हम चेक करके उसका लीकेज यहाँ से चेक कर सकते हैं इंडोर यूनिट में कि कितना है नहीं है। और ये दोनों वाल्व जो है सिर्फ अगर ये दोनों डिस्चार्ज और सक्शन का अगर क्लोज रहेगा, तो ये दोनों जो है पिन जो है सिर्फ ये इंडोर यूनिट का गैस बताता है, ये आउटडोर यूनिट का गैस नहीं बताता है। अगर ये खुला हुआ रहेगा तो इंडोर आउटडोर दोनों का ये प्रेशर बताएगा। तो यही है आज का, और ये है डाइकिन VRVX का हम पूरा डिटेल से बता दिए। जो इसका वायरिंग डायग्राम कैसे था सारा जो है वो बता के हम ख़त्म कर दिए। और एक बार जो है फिर से यहाँ से हम ये पूरा इसका जो है वायरिंग डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, सारा चीज़ दिया गया है। और इसके में जो है सारा जो है ये सब थर्मिस्टर है, सब इसी में जो है DC पावर सप्लाई से ये सारा थर्मिस्टर इसके में चलता है। कौन से क्या है नहीं है, सारा इसके में DC पावर सप्लाई से चलता है। और ये है इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व इंजेक्ट इसको बोल सकते हैं। इसको इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व ऑटो रेफ्रिजरेशन चार्ज, क्योंकि ये ऑटो रेफ्रिजरेशन चार्जिंग लाइन में लगा हुआ है। इसके में जो है 3 लाइन होता है, ये है डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, ये है ऑटो रेफ्रिजरेशन गैस चार्जिंग। और यहाँ से जो है जो इस तरह यहाँ पर पिन लगा हुआ है ना, तो उसी तरह का पिन जो है यहाँ पर भी लगा हुआ था। ये आउटडोर का कंप्रेसर ख़राब हो गया था, चेंज करने के बाद जो है इसको गैस आउटडोर में होल्ड करने के लिए जो है यहाँ पर जो है NRV लगा दिया गया था। NRV लगाने के बाद ही आउटडोर में गैस आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो गैस होल्ड नहीं होगा। यहाँ ये नाइट्रोजन होल्ड करने के लिए यहाँ पर NRV पिन लगाया गया था। फिर उसको जो है इस तरह NRV पिन लगा करके जो है आउटडोर इंडोर का गैस जो है सर्कुलेशन कर दिया गया है। अभी जो ये है ये चालू कंडीशन में है। जब ये यहाँ पर ये PCB में आउटडोर यूनिट में अगर पावर सप्लाई रहेगा, तो ये वाला लाइट जो है मेरा वो ब्लिंक करते रहेगा। वो ब्लिंक जब करते रहेगा तो समझ लो कि ये मेरा आउटडोर यूनिट ऑन है और मेरा वो आउटडोर यूनिट चालू है। अभी जो है ये लाइट ऑफ है, इसका मतलब ये है कि ये लाइट अभी जो है आउटडोर यूनिट में मेरा पावर सप्लाई ऑफ है, इसीलिए इसका लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। और ये है, इसको बोल सकते हैं फेरेड जो है ये इन्वर्टर PCB से आया है। ये करंट को क्या करता है, ये फास्ट में करंट आता है, उसके अंदर जो भी वाइब्रेशन रहता है उस वाइब्रेशन को ये फेरेड रोकता है, करंट को वाइब्रेशन को ये रोकता है ये फेरेड।
और ये है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। ये बाहर का ये टेम्परेचर क्या करता है, सेंस करता है। ये यहाँ पर ये भी जो है मेन पीसीबी में लगा हुआ है। ये इस कवर का ये एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है, जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो सेंस करता है। और इसके में जो है वो एक AHU जुड़ा हुआ है और 3 आउटडोर यूनिट इसके में जुड़ा हुआ है। ये जो है F1 F2 जो है आउटडोर से इनडोर कम्युनिकेशन किया है। ये मल्टी आउटडोर यूनिट जुड़ने के लिए यहाँ से पावर सप्लाई दिया गया है। तो इसके में जो है ये है अभी जो है ये ऑफ कंडीशन में ये फैन ब्लेड है। ये फैन ब्लेड है। ये डाइकिन का जो है फैन ब्लेड हमेशा ऊपर में होता है। ये इसका कंडेंसर कॉइल का जो है इसी तरह दिया हुआ रहता है। और ये है डबल कंप्रेसर इसके में है। और दोनों का जो है ये है सक्शन लाइन और ये है डिस्चार्ज लाइन। दोनों का जो है वायरिंग डायग्राम सेम होता है। जिस तरह ये छोटा कंप्रेसर में जितना सेंसर होता है उसी तरह बड़ा कंप्रेसर में भी सेम सेंसर होता है। सेम डिस्चार्ज लाइन सेम टू सेम जाता है। और यहाँ जो है ये ऑयल सेपरेटर 2 कंप्रेसर है तो 2 ऑयल सेपरेटर रहेगा। इसीलिए 2 कंप्रेसर है तो 2 इन्वर्टर पीसीबी भी रहेगा। 2 इसके में नॉइस फिल्टर पीसीबी भी रहेगा। ये नॉइस फिल्टर पीसीबी है। और जो है यही है